अच्छा बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मातृभूमि कविता के बारे में अध्ययन किया था। उसी कविता के आगे के विषय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो मैं सबसे पहले उस कविता के तहत, उस कविता के निहित पिछली कक्षा में मैंने जो आपको समझाया था, जो बताया था अंश, उसके बारे में 2-4 प्रश्न आपसे पूछकर अगले कविता की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर शशि उठिए, मातृभूमि कविता के कवि का नाम क्या है? भगवती चरण। बहुत खूबसूरत उत्तर। ताली बजाइए उस बच्चे को। सही उत्तर उस छात्र ने। बैठिए। मातृभूमि कविता का कवि है भगवती चरण वर्मा जी। मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था, आपने उसको पढ़ लिया था। सही है ने? हाँ। अब मातृभूमि कविता के कवि भगवती चरण, इनका जन्म किस गांव में हुआ? किस गांव में हुआ? कोई बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। आप अपने में यहाँ बैठकर ही नहीं बताना है। मंजुला बताइए। शफीपुर, बिल्कुल सही उत्तर। मैंने जैसा प्रश्न पूछा है आपको उसी तरह उत्तर देना है। मैंने आपको किस तरह प्रश्न पूछा है, आप उत्तर भी उसी तरह देना है, ना कि लंबा चौड़ा उत्तर देना है। मैं बस सिर्फ संक्षिप्त रूप से सीधा सा प्रश्न किया है, आपका उत्तर भी सीधा सा ही होना चाहिए। उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म शफीपुर गांव में हुआ। आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया। और उनके कोई 2 उपन्यास आप में से कौन बताएगा? उनके कोई 2 उपन्यास के नाम कौन बताएगा? भगवती चरण वर्मा जी। सही है। और पूरी कक्षा में, मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया है ना क्या कविता, उनके कोई 2 या 1, चलिए 1 उपन्यास का नाम आप में से कौन बताएगा? चलिए बताइए। चित्रलेखा। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर। बैठिए। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रमुख उपन्यास का नाम है चित्रलेखा। वह एक ऐसा उपन्यास है, उस उपन्यास से 2 बार फिल्म का निर्माण किया गया है। यहाँ हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है ना? उस उपन्यास के कथा वस्तु के रूप से 2 बार फिल्म का निर्माण हुआ है। और एक उपन्यास है जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, अपने खिलौने हैं, तमस है, 3 शीर्ष है, युवराज चुंडा है ना? और एक उपन्यास जो साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत है, कौन सा है? याद आया आपको? भूले बिसरे चित्र। कौन सा है? भूले बिसरे चित्र। चलिए, मैंने आपको कल कक्षा में पढ़ाया, तो आपका काम क्या हो गया? घर पर जाके इसको फिर 1 बार या 2 बार पढ़ देना है। तब आपको क्या होगा? बिल्कुल सही तरीके से यह कविता आपको याद हो जाएगी। पढ़ लेंगे ना आज के बाद? घर जाकर और एक बार इस कविता को पढ़ लेना है। आप पढ़ेंगे ना? चलिए, दूसरी चरण की ओर अथवा दूसरे पैराग्राफ को आज हम पढ़ेंगे। सभी छात्र अपने अपनी पुस्तकें खोल कर देखिए। आज दूसरे के हरे भरे हैं खेत सुहाने, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे खनिजों का कितना व्यापक धन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है, मुक्त हस्त तू
बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। माँ प्रभु शत शत बार प्रणाम। देखिए यहाँ पर पहला शब्द हो गया हरे भरे हैं खेत सुहाने। आप बताइए हरे भरे यहाँ एक व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? व्याकरण की दृष्टि से हरे भरे यह एक कैसा शब्द है? द्विरूपी शब्द है या युग्म शब्द है? कौन सा है? द्विरूपी है या युग्म है? युग्म। यह एक युग्म शब्द है। जो दोनों शब्द वैसे ही होंगे उसको हम द्विरूपी शब्द कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा है शत शत, शत शत बार प्रणाम, शत शत शब्द है वह द्विरूपी है। यह क्या है? युग्म शब्द है, क्योंकि दोनों शब्द अलग अलग हैं। ऊपर नीचे युग्म है, आगे पीछे युग्म है, इधर उधर युग्म है, यहाँ वहाँ युग्म है, माता पिता युग्म है, भाई बहन युग्म है। देखिए यह सब व्याकरण में युग्म शब्द कहलाते हैं। जैसा कि आप एक आसान तरीके से समझ लीजिए कि दोनों शब्द अलग अलग हो, बीच में एक योजक चिन्ह हो, तो हम उसको युग्म शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? युग्म शब्द कहते हैं। जैसे ये दोनों शब्द सेम हो गए, दोनों शब्द जुड़े, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ हरे भरे, हरा एक शब्द अलग है, भरे एक शब्द अलग है, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಮ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು द्विरूपी। ಹಾಗಾದ್ರೆ यहाँ पर मैंने लिखा है शामपट पर, यहाँ शब्द हो गया कौन सा? युग्म। यहाँ कौन सा हो गया? युग्म शब्द। और आप देखिए शत शत और साथ साथ, साथ साथ कहते हैं ना, साथ साथ कहते हैं, वहां भी एक द्विरूपी है। शत शत एक द्विरूपी शब्द है। मालूम हो गया आपको? यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं भारत माँ के अंदर बहुत सारे हरे भरे खेत हैं, बहुत सारे, और देखने में कैसे हैं? सुहाने हैं। देखने में कैसे हैं? सुहाने हैं। सुहाने का अर्थ क्या हो गया? सुंदर, खूबसूरत, अच्छाई। भारत माता के जो अंदर खेत हैं वह बहुत सुहाने हैं, और फल फूलों से युक्त वन उपवन है। वह केवल सुहाने नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे फल फूल हैं। क्या है? बहुत सारे फल फूल। देखिए यहाँ और एक शब्द आपको मिल गया, फल फूल। यहाँ कौन सा शब्द है आपकी दृष्टि में? वेरी गुड, यहाँ भी एक युग्म शब्द है, क्योंकि दोनों शब्द अलग अलग हैं। दोनों शब्द क्या हैं? अलग अलग हैं। फल फूल, यहाँ भी क्या हो गया? युग्म शब्द हो गया। यदि दोनों एक जैसे होते, दोनों शब्द एक ही जैसे होते, तो वह हो गया द्विरूपी। उसका मैंने आपको बताया, आपको शत 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 एक ऐसा शब्द है जो द्विरूपी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? द्विरूपी। मैंने आपको कहा है, जैसे कि मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, आपके पास एक रफ नोट होना आवश्यक है। रफ नोट पर मैंने जो भी शामपट पर लिखा है उसको सब लिख लेना है। जैसे ही आप घर में जाकर उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सर ने, अध्यापक ने जो जो इस कविता को पढ़ाते समय शब्द कहा है उसका अर्थ यहाँ होगा। चलिए अब हम आगे देखेंगे। सभी मेरी ओर ध्यान दीजिए। जैसे ही मैं आपको इसका विवरण दूंगा, सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। मैं उसको पढ़ूंगा, सभी का ध्यान अपनी पुस्तक पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तेरे अंदर भरा हुआ
खनिजों का कितना व्यापक धन। देखिए यहाँ पर अंदर, इसका विलोम रूप क्या हो गया? अंदर। इसका विलोम रूप वेरी गुड। देखिए अंदर बाहर, इसका विलोम रूप हो गया बाहर। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। बहुत सारा धन यहाँ पर भरा हुआ है माँ के आंगन में। भारत माँ के खेत बहुत सुहाने हैं और देखने में हरे भरे हैं और फल फूलों से युपवन है। देखिए वन का अर्थात जैसे आप अपनी मातृभाषा में कहते हैं काड़ो युक्त अर्थात भरपूर। तुम भी तुलकुतिरवा। आज यहाँ भारत माँ के आस्थान में भारत माँ के खेत बहुत सुहाने हैं और फल फूलों से भरे हुए हैं और यहाँ पर अपार खनिज संपत्ति है। भारत माँ के अंदर अपार खनिज संपत्ति है। जैसे आप कहते हैं भूमि के अंदर सोना भी मिल जाएगा आपको। कोलार गणी बल्लारी गणी अदीरो, जैसे वहां पर आपको इस्पात और लोहा, जो भद्रावती में एक इसकी फैक्ट्री या कारखाना है, वहां से लेकर वहां पर उस कारखाने में इस्पात और लोहे का काम तैयार किया जाएगा। वहां पर लोहा तैयार होगा। इसीलिए वहां सब कुछ कहाँ मिलेगा? भारत माँ के भूमि के अंदर मिलेगा। आपको सोना मिल जाएगा और आपको लोहा मिल जाएगा, इस्पात मिल जाएगा, बहुत सारे कीमती, सबसे अधिक आप जो भी अनाज खाते हैं पेट के लिए, वह सब कुछ धरती के ऊपर पलने वाला है। सब कुछ, ज्वार लीजिए, चावल लीजिए, मूंग और अरहर दाल, सब कुछ जो भी आज हम अनाज के रूप में उसका सेवन करते हैं, वह सब धरती के ऊपर उगते हैं। यहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि सब कुछ मिलता है कहाँ? भारत माँ के धरती पर। इसीलिए कहा है कवि ने, बहुत खूब कहा है। क्या कहा है? तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। बहुत सारा व्यापक धन आज भारत माँ के अंदर भरा हुआ है। मुक्त हस्त तू बांट रही है। सुख संपत्ति धन धाम मातृभू शत शत बार प्रणाम। हे माँ तुझको बहुत बहुत बार प्रणाम, कोटि कोटि बार प्रणाम, क्योंकि तूने इन सब सुख संपत्तियों को, क्योंकि इस सब बहुत अमूल्य, बहुत ही कीमती वस्तुओं को तू क्या कर रही है? मुक्त हस्त से बांट रही है, सबको दे रही है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। भूमि के अंदर खनिज है, भूमि के अंदर सोना है, धरती के अंदर चांदी है। क्या वो धरती माँ के लिए है? नहीं है, हमारे लिए है। हमारे जैसा एक और कोई उद्यमी होगा और कोई एक व्यापारस्थ होगा जो काम करने वाला होगा, उसको ले जाकर सोना बनाएगा, और कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसको ले जाएगा लोहा बनाएगा। इसीलिए वह सब कीमती चीजें, सब कीमती वस्तुएं भारत माँ के लिए नहीं है, हम सब के लिए हैं। इसलिए वह सब अपार खनिज वस्तुएं भारत माँ मुक्त हस्त से बांट रही है हम सबको। कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं बनाया, आपने लेना है, आपने नहीं लेना है, तुम लेना है, इसने नहीं लेना है, नहीं, सबको बांट रही है। वहाँ खनिज वस्तु, वहाँ अपार वस्तुएं माँ सबको मुफ्त में। देखिए यहाँ पर मुफ्त क्या होगा? उचिता। वेरी गुड। जैसे ही आप कन्नड़ में कहते हैं ना उचिता, फ्री, उसको हम हिंदी में कहते हैं मुफ्त। और यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी ने क्या कहा है? तेरे अंदर
अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम। कोई नियम बनाए हुए, कोई बिना नियम के तू हमको सब सुख संपत्ति बांट रही है। देखिए यहाँ पर कवि ने बहुत ही खूबसूरत से इस कविता को लिखा है। और दूसरा देखिए, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। इसीलिए भारत माँ एक हाथ में न्याय पताका लेकर सबको न्याय दिलाने का काम कर रही है। तो आज हम दुर्दैव, जब भी हमको मालूम होगा कि यहाँ सही है यहाँ गलत है, पर भी हम गलत की ओर अधिक बढ़ रहे हैं। आज हम आप सबको एक अच्छी नीति शिक्षा देता हूं कि आप कभी भी बुरे का साथ मत दीजिए। आप अपने जीवन में सदा सत्य के साथ रहिए। आप अपने जीवन में सदा सच बोलिए, क्योंकि अंत में सच की ही जीत होती है, झूठ की हार होती है। इसीलिए यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी ने क्या खूब लिखा है, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। भारत माँ एक हाथ में न्याय पताका लेकर, पताका मीन्स ध्वज, संकेता, मालूम हो गया आपको। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि आज हम साथ में। देखिए आजकल गांव में, समाज में अन्याय बढ़ रहा है, झूठ फैल रहा है, दगाबाजी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, किसी को सताया जा रहा है और किसी को ऊपर उठाया जा रहा है। यहाँ पर जो सही है वही करना है, जो गलत है वह हम नहीं करना है। जो सही है उसी को हम अपनाना है, जो गलत है, जो सही नहीं है उसी को हम नहीं अपनाना है, उसकी ओर हमें देखना भी नहीं है। इसलिए भगवती चरण वर्मा जी ने यहाँ पर लिखा है और कहा है, हे माँ तू एक हाथ में न्याय पताका लेकर हम सबको न्याय दिलाने का काम कर रही है। इसलिए तेरे ही माध्यम से आज हम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरे हाथ में जो तूने ज्ञान का दीप लिया हुआ है, सबको ज्ञान देने का काम कर रही है। आज जो भी अनपढ़ है, जो भी न पढ़ा लिखा हो, जो हम कन्नड़ में कहते हैं अशिक्षिता, कोई भी अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। सबको ज्ञान मिलना चाहिए, सभी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, सभी को पाठशाला जाना चाहिए, सभी को स्कूल पढ़ना चाहिए। इसीलिए सरकार ने अनेक योजनाओं का जारी किया है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। देखिए आप सीधे साधे हैं, भगवान ने आपको दोनों पैर अच्छे दे दिया, और मेरे जैसे कुछ अपाहिज अर्थात अंगविकला जो कारण कहते हैं, वैसे जो बच्चे होंगे जो जमीन पर रेंगते जाएंगे, ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೆವಳಿಗೆಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದವರು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಬ್ಬಣದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಗಿಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಡು ಸಿಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. इस प्रकार की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना हो, सभी छात्र, सभी बच्चे शिक्षा को प्राप्त करें। इस तरह एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि आज हम साथ में। आज जगत में, आज समाज में कुछ अन्याय हो रहे हैं, कुछ अत्याचार हो रहे हैं और किसी को सताया जा रहा है, उन सब को दूर कर माँ, इन सब अन्यायों को मिटा दे माँ। यहाँ मनवी, यहाँ एक विनंती
यहाँ एक प्रार्थना कौन कर रहे हैं? भगवती चरण वर्मा जी कर रहे हैं। आज इस समाज को तू क्या कर, अच्छाई की ओर बढ़ा, सभी ओर अच्छाई दिखा, सबके हाथ में ज्ञान दे और ज्ञान से कोई वंचित ना हो। आज तेरे साथ हम सब हैं, आज तेरे साथ कोटि कोटि लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सबको ज्ञान देने का कार्य कर्मा। इस प्रकार भगवती चरण वर्मा ने भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, और गूंज उठे जय हिंद नाद से, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए, सभी और ना के कुछ ही नगर या ग्राम में नहीं, सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठना चाहिए। कौन सा नाद? जय हिंद का नाद। जय हिंद का नाद कब गूंज उठेगा? जब हम सब जयशाली होंगे। देखिए, कोई दो व्यक्ति जाएंगे खेलेंगे, उसमें एक हारेगा और एक जीतेगा। जय हिंद किसका होगा? जो जीता उसका होगा। हाँ, हमने यह भी एक सीखना है कि जो हारा हुआ है उसका भी हम हौसला बढ़ाना है। हौसला था उसको हम मनोस्थैर्य देना है। क्या होगा? अब तो हारा है, कल जीतेगा। ಇವತ್ತು ಸೋತಿದೆಯಾ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತುಂಬಬೇಕು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಜೀವನದ ಪಾಠ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಗೆಲುವಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಸೋಲು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದೀಪ ಉಳಿಯುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ದೀಪದ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೋ? ಬರೀ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಆ ದೀಪ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ದೀಪದ ಕೆಳಗಡೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡ ಕತ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಊರಿಗೆ ಓಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. जैसे ही हम अपनी ओर से काम करेंगे, अपनी ओर से हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, उसका असर सब पर पड़ेगा। गांव, समाज, माता पिता, शिक्षक और आप पर, स्वयं आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जय हिंद का नाद सभी नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। यह काम सब कब साध्य होगा? जब हम सब जयशाली होंगे। हम सब जयशाली होंगे तब यह काम क्या होगा? साध्य हो पाएगा। इसीलिए भगवती चरण वर्मा जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस कविता का इस प्रकार सार उन्होंने लिखा है। देखिए, अंत में उन्होंने कहा है, एक हाथ में न्याय पताका लेकर मातृभूमि माँ सबको न्याय दिलाने का काम कर रही है, और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप लेकर सबको ज्ञान दिलाने का काम कर रही है। सभी शिक्षा पाए, शिक्षा से कोई वंचित न रहे, यह काम कर रही है। यह काम करने के साथ तेरे साथ हम कोटि कोटि लोग हैं। तुम अपनी ओर काम करो, हम अपना सहयोग तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार सभी, अब हम सब सोचेंगे तो आज एक से कुछ नहीं होगा। यह बात हमने सबने सुना है, ಒಬ್ಬನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬನಿಂದನೇ ಆಗೋದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಊರು ಬಹಳ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಬ್ಬನಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಬೇಡ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮದು तप्पो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक से ही अनेक बनते हैं, एक से ही अनेक बनते हैं। ಒಂದರಿಂದನೇ ಲಕ್ಷ ಆಗೋದು, ಕೋಟಿ ಆಗೋದು, ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, 999 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ?
999 ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ₹1 ಹಾಕಿ ಅವಾಗ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ₹1 ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ. सो आज हम भी वही कार्य करना है जो हमें अपनी माता पिता ने सौंपा है, जो हमें अपना शिक्षक ने सौंपा है, जो हमें अपना समाज ने सौंपा है. क्या सौंपा है हमें कार्य? अच्छाई करना है, झूठ नहीं बोलना है, सहपाठी के साथ अच्छा बर्ताव करना है, हर रोज पाठशाला जाना है, पढ़ना है, लिखना है, कार्य करना है और शिक्षक के कहने मानना है, माता पिता का काम करना है, घर का काम करना है. उसी के साथ साथ हम अपना ज्ञान भी बढ़ा लेना है. इसी के माध्यम से आज हम मातृभूमि कविता पूर्ण रूप से आपको क्या हो गई? यह कविता मालूम हो गई. ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಾತನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಶವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜಯಕಾರವನ್ನ, ಜಯ ಹಿಂದದ ಒಂದು ನಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಗರ, ಊರು, ಕೇರಿ, ಓಣಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯಕಾರವನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಂದು ಹಾಕ್ತಿದಾರಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೂಂಜ ಉಠೆ जय हिंद नाद सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ. ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಹೇ ಭಾರತ ಮಾ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕವಿತಾ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इसके तहत यदि आपको कोई परेशानियां, कोई वाक्य हो या शब्द हो मालूम नहीं हुआ हो, खड़े होकर पूछ सकते हैं. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಕೇಳಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸರಿನಾ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಗುವುದೇ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ನಡುವೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. आपको यदि शब्द, वाक्य, अर्थ नहीं मालूम हुआ हो तो आप तुरंत खड़े होकर पूछ सकते हैं. हाँ सही है. हाँ गूंज सही है. गूंज, गूंज अर्थात इसका कन्नड़ अर्थ हो गया ಮೊಳಗುವುದು. ಮೊಳಗು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ರು, ಏನು ಜಯ ಜಯಕಾರದ ಒಂದು ಜಯ ಜಯಕಾರನೇ ಮೊಳಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದವಾಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಲಿ ಗೂಂಜನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗೂಂಜನ. ಗೂಂಜ ಉಠೆ जय हिंद नाद सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. याद हो गया आपको? यदि कोई आपका प्रश्न है, चलिए मैं इसको गाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ध्यानपूर्वक सभी अपने अपनी पुस्तक देखें. मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम,
अमलों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। तेरे उनमें शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का इतना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे मां, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। यदि आपको इस कविता को मैंने इस तरह गाया है अपने राग में, आप अपने राग में भी इसको गा सकते हैं और गाने के साथ साथ में इसका तात्पर्य, इसका उद्देश्य, इसका आशय आपको समझ लेना है। समझने के बाद यह कविता आपको संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। बताइए आप में आपको कोई इस कविता के तहत कोई संदेह है, कोई मालूम नहीं हुआ हो, ऐसा विषय कोई है तो आप मुझको पूछ सकते हैं। अभी कुछ समय बाकी है। कितना समय हो गया? आप पूछ सकते हैं यदि आपको कोई जीवन व्यापक धन, इस छात्र ने कहा है व्यापक धन, व्यापक बहुत सारा धन, बहुत सारा धन। यहाँ मालूम होगा जीवन बहुत सारा धन क्या हुआ है, व्यापक है, फैला हुआ है, बहुत सारा धन। बैठिए, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का इतना व्यापक धन। केवल यहाँ पर खनिज है, यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह पर आज भारत माँ के अंदर खनिज संपत्ति भरा हुआ है। यदि कहाँ पर सोना मिल रहा है तो किसी जगह पर लोहे का अदिरु मिल रहा है। मालूम होगा आपको? कहीं पर चांदी मिल रहा है और कहीं पर बहुत ही कीमत वाली मिट्टी मिल रही है। देखिए, सभी मिट्टी एक प्रकार की नहीं होती, सभी मिट्टी एक प्रकार नहीं होती। काली मिट्टी होती है और लाल मिट्टी होती है। मालूम होगा आपको? अब समाज में समाज विज्ञान जो विषय है उसमें आपको शायद आप भी पढ़े होंगे। कप्पु मಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವನೇ ಬೇರೆ, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ महत्वನೇ ಬೇರೆ। इसी तरह इस कविता में कवि ने कहा है तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, बहुत सारा धन भरा हुआ है। उस सभी धन को तुम मुक्त हस्त से बांट रही है, सभी को बांट रही है, इस प्रकार कहा है। हाँ पूछिए। हाँ यदि कोई आप में कोई पूछना है इस कविता के बारे में तो आप बिना डरे हुए आराम से पूछ सकते हैं। इस कविता आपको
पूर्ण रूप से मालूम हो गई। आपका कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न नहीं है? अंत में मैं ही कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। अंत में मैं ही कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। चलिए छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूं जो मैंने आज इस कक्षा में जो पढ़ाया है आपको उसी के तहत 2-4 प्रश्न पूछ लेता हूं, आपको उत्तर देना है। चलिए आप बताओ, भारत माँ के खेत कैसे हैं? भारत माँ के खेत कैसे हैं? यदि किसी को इसका उत्तर आता है तो अपने हाथ ऊपर कीजिए। हाँ जीवन बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है उत्तर, वेरी गुड। भारत माँ के खेत हरे भरे हैं। कैसे हैं? हरे भरे हैं। चलिए बैठिए। भारत माँ के खेत हरे भरे हैं, है? हाँ मंगला बताइए, भारत माँ के एक हाथ में क्या है और दूसरे हाथ में क्या है? एक हाथ में फलक। भारत माँ के एक हाथ में क्या है और दूसरे हाथ में क्या है? एक हाथ में ज्ञान दीप। हाँ दूसरे हाथ में। बिल्कुल सही, डरो मत। ठीक से जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इस कक्षा में उसी को आप याद करके बताइए। चलिए बताइए शशि। एक हाथ में न्याय पत्रक, दूसरे हाथ में ज्ञान। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। जो तुमने बताया वही भी सही था पर पूर्ण नहीं किया। चलिए बैठिए। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। भारत माँ एक हाथ में न्याय पताका से सबको न्याय दिलाने का काम करती है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप लेकर सबको ज्ञान देने का काम करती है। चलिए आप कल इसको ध्यान से लिखकर पढ़कर इसको लाना है।